हेलो इंटरनेट, दिस इज़ हेलवॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर। और स्टॉक मार्केट सीरीज़ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। केवल और केवल लर्निंग पर्पस से वीडियो है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर एशियन पेंट्स के मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो सोचा कि एक वीडियो उस पर बनाता हूँ। ठीक है। और इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने के पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। ठीक है। तो अभी हाल ही के टाइम में आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने स्टेक्स कम कर दिए हैं एशियन पेंट्स में। और वो पूरे का पूरा जो स्टेक्स जो उन्होंने सेल किया है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है। और ये ब्लॉक डील जो हुई है ये अराउंड 2200 के लेवल पे हुई है, जब एशियन पेंट अराउंड 2200 रुपये का था। ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज बीइंग अ जनरस प्रमोटर एंड जनरस इन्वेस्टर, उन्होंने ये डील करी है 2200 के लेवल पे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एशियन पेंट बेचा है जब एशियन पेंट लाइव हाई पे था। ऐसा नहीं हुआ है कि 3200 या 3400 के लेवल पे उन्होंने एशियन पेंट बेचा है। उन्होंने एशियन पेंट अराउंड 2200 के लेवल पे बेचा है, ताकि दूसरे जो बायर है उसे भी यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और ये सेम चीज़ हम लोग ने एक ट्रेंड देखा है कि जो भी बड़े और जनरस इन्वेस्टर्स होते हैं वो अच्छा खासा मौका देते हैं अपकमिंग इन्वेस्टर्स को। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करें, जब इन्फोसिस जो है 1200 के लेवल पे गिर गया था 1600 से, तो वहाँ पे जो है प्रोमोटर्स ने थोड़ा माल बेचा था, और वो भी किसी म्यूचुअल फंड ने पूरा का पूरा गिरने पे उठा लिया था। वो चाहते तो ऑफ कोर्स लाइक 1500 1600 पे भी इनफी बेच सकते थे, पर ऐसा किया नहीं। ये होती है पहचान जनरस इन्वेस्टर्स की। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ जो है हमें देखने के लिए मिला है एशियन पेंट्स में। अब यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो एशियन पेंट्स का चार्ट स्ट्रक्चर है। तो चलिए करते हैं चार्ट पे बात। ठीक है, चार्ट पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि सबको ही जानता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एशियन पेंट। वेल्थ जनरेटर रही है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड इम्पेकेबल है। मतलब कितने लोगों को एशियन पेंट ने अमीर बनाया है ये आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। अभी हाल की सिचुएशन ये है कि 2021 के आसपास से ये स्टॉक, इनफैक्ट 2020 के आसपास से ये स्टॉक एक ही रेंज में फंसा हुआ है। ये है मंथली चार्ट एशियन पेंट्स का। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये 3400 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, और 2200 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता है नीचे के साइड में। तो काइंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैटर्न में ये चल रहा है। ऑल तो वो बात अलग है कि डाउन साइड में बहुत कम बार आया है। अप साइड जो है इसने कई बार तोड़ने की कोशिश करी है, पर टूट नहीं पाया है। एंड येस, ऑफ कोर्स, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके ट्रैक करोगे तो उतना भी अच्छे जो है रिजल्ट्स पिछले कुछ क्वार्टर से आ नहीं रहे हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस रहती है। ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है भाई, प्रॉफिट्स बहुत खतरनाक है इस कंपनी का, ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहे हैं, पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है एशियन पेंट से हमेशा हमेशा ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो इसके चार्ट को एनालिसिस करने के लिए आरएसआई इंडिकेटर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और आरएसआई इंडिकेटर किसी भी स्टॉक के बारे में बहुत कुछ बोलता है। ख़ास तौर से जब आप मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई देखते हो, और जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तब आरएसआई आपके बहुत काम आता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आरएसआई जो है इस वक्त क्या कहते हैं, एशियन पेंट्स का वो आ गया है अराउंड 41 पे। और इसने जो लो लगाया था ये लगाया था 35 का। 35 का आरएसआई कंसिडर किया जाता है कि हाँ, ओवरसोल्ड जोन में पर्टिकुलर स्टॉक आ गया है। ठीक है। और अब बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है आपको खुद से एनालिसिस करने के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर को मंथली टाइम फ्रेम में देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके पहले अगर मैं देखना चाहूँ कि पिछली बार कब हुआ था कि एशियन पेंट 35 के लेवल पे आया था, तो उसके लिए हमें जो है इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। पीछे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। तो इसके बाद जो पिछला सबसे बड़ा फॉल आया था, वो- जो कि था 2009 का, मतलब जो रिसेशन आ गया था 2008 के बाद से, उस टाइम भी एशियन पेंट्स जो है 35 के आरएसआई पे नहीं आया था, बल्कि 40 से ही घूम गया था। ठीक है। थोड़ा और पीछे चलते हैं भाई। तो यहाँ पर मुझे एक लेवल दिखाई दे रहा है। ये लेवल दिखाई दे रहा है 35 का, जो कि आया था 1999 में। आज से 26 साल पहले ऐसा हुआ था कि एशियन पेंट का आरएसआई 35 पे आया था।
डैम, ठीक है। तो है, और इससे नीचे कभी गया नहीं। जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, इससे नीचे ये कभी गया नहीं, ठीक है। और ये यहाँ से टर्न अराउंड कर रहा है, घूम रहा है जैसा कि पिछली बार घूमा था। और ये जो ब्लू चिप स्टॉक्स रहते हैं ना, निफ्टी 50 के पार्ट, इनकी कुछ आदत होती है घूमने की, ठीक है ना। ये घूम जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। और ये जो पैटर्न बना रहा है, बाय द वे, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो ये एक तरह का रेक्टेंगुलर पैटर्न है। कुछ लोग इसे डार्विस बॉक्स पैटर्न कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो होना क्या चाहिए, ये ऑफ कोर्स एक रेंज में होना चाहिए स्टॉक, कंसोलिडेशन में होना चाहिए। और जब लास्ट लेग में ब्रेकआउट हो तो मेक श्योर वो ब्रेकआउट हो रहा हो नीचे के लेवल पे जाने के बाद, ठीक है ना। तो वो क्राइटेरिया कहीं ना कहीं एशियन पेंट ने फुलफिल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डार्विस बॉक्स पैटर्न में जो टारगेट रहता है ना, वो उसकी रेंज का अपसाइड में 1.5 टाइम्स रहता है। जैसे कि इसकी जो रेंज है ना, अगर हम लोग मोटा मोटा 3400 से भी पकड़ें, चलो ठीक है, 3400 से पकड़ लिया, ठीक है। और यहाँ पे 2200 का लेवल लिया मैंने, ठीक है। तो लगभग चलो 1208 दिखा रहा है, 1200 पॉइंट मान लो, ठीक है ना। तो यही 1200 पॉइंट ऊपर के साइड जोड़ लो, ठीक है। तो मिनिमम टारगेट ये रहता है किसी भी स्टॉक का, जब भी डार्विस पैटर्न ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो वो है 4653 का। और दूसरा जो टारगेट रहता है वो इसका 1.5 टाइम्स रहता है, मतलब 1200 का 1.5 टाइम्स, 1200 इंटू 1.5 करोगे आप, तो मोटा मोटा 1800 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा ये समझो कि 3400 से जो उसका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए एशियन पेंट का, वो यहाँ से 1800 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है। 1800 मोटा मोटा, तो आप सोच लो कि 5200 के टारगेट्स हैं। यस ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म टारगेट है, इतनी आसानी से नहीं आएगा। और मैं कोई लाइक सुशील केडिया नहीं हूँ कि भाई इतनी बोल्ड कॉल दूँ। पर बात यह है कि कुछ चीज़ें जब दिखती हैं तो उसे हमें बैक टेस्ट करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जैसा मेरा कन्विक्शन लग रहा है, जैसे कि मुझे लग रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो 10 साल से मार्केट को देखा है, कि एशियन पेंट एक टर्न अराउंड के लिए रेडी हो रहा है। होता क्या है यूजुअली कि एक इस स्टॉक ने लगभग 4 साढ़े 4 साल जो है एक ही रेंज में बिता दिए हैं। अब होगा क्या ना, कि ये जो 4 साल का सूखा है, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ये जो स्टॉक है ना, वो एक ही साल में इस सूखे को दूर कर देता है, ठीक है। और आप कोइंसिडेंस देखो कि इस साल रेट कट्स हुए हैं, इस साल जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड रहा है कि वो इन जनरल क्रूड ऑयल को ज़्यादा ऊपर रहने नहीं देता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ज़्यादा ऊपर रहने नहीं देता है। अगर बेस्ट के सिनेरियो को भी हम लोग जो है नज़र में रखते हैं, ठीक है ना, आराम से, तो यहाँ से ऐसा मुझे लगता है, एंड आई कुड बी रॉन्ग ऑफ कोर्स, ये जो 5000 का टारगेट है, ठीक है ना, ये शायद यहाँ से 2 से ढाई साल में ही आ जाए एशियन पेंट, ठीक है। ये अभी सुनने में ये बहुत ही अजीब सा लगेगा, एक इम्पॉसिबल सी बात रहेगी, पर चार्ट्स तो यही कह रहे हैं, ठीक है। और वो होगा यहाँ से 126% का रिटर्न, ठीक है। तो 2 साल के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बोल्ड भी है, पर 2 साल तक मतलब कुछ भी हो सकता है यार, स्टॉक मार्केट है। आपकी स्टडी और आपका एनालिसिस जो है प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक है। और 4600 का जहाँ तक टारगेट की बात है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल लगना चाहिए। और यस लाइक ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, और अभी बहुत लोगों को लगेगा, मतलब बहुत बहुत लोगों को लगेगा हार्ड टू डाइजेस्ट, एक्सट्रीमली हार्ड टू डाइजेस्ट। पर इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम लोग आसपास के सारे सिनेरियोस को ध्यान में रखें तो, ठीक है। So this was my analysis on Asian Paints. Thanks for watching.